हेलो सब, आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि पूछी जाती हैं ज़्यादातर। तो आज हम उन रिएक्शन को पढ़ेंगे कि वो रिएक्शनें होती कैसे हैं और क्यों होती हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शनों की बात करेंगे हम, जिनका नाम है मार्कोनिकॉफ नियम, और इसका एक दूसरा भी होता है जिसका नाम है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। तो पहले हम पढ़ेंगे मार्कोनिकॉफ नियम। देखिए इसमें क्या होता है, जब किसी असम्मित एल्कीन पर अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो असम्मित एल्कीन की बात करें तो असम्मित एल्कीन, इसमें दो शब्द आ रहा है, एक असम्मित आ रहा है और एक एल्कीन आ रहा है। एल्कीन का मतलब होता है जिस कार्बन पर, मतलब ऐसी कार्बन चेन जिस पर डबल बॉन्ड हो, डबल बंध, उसे कहते हैं एल्कीन। और सम्मित वो होता है कार्बन श्रृंखला डबल बॉन्ड उस जगह पर होता है जहाँ पर गिनती करने से अलग अलग नंबर मिलते हैं। तो हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, असम्मित कार्बन चेन में डबल बॉन्ड उस जगह पर होगा जहाँ से गिनती करने पर अलग अलग नंबर मिलेंगे। अब हम देखेंगे कि असम्मित एल्कीन असल में होता कैसे है। तो आप लोग देखेंगे नीचे, देखिए जैसे लिखा है कि सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, तो हम इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4, और इधर गिनेंगे तो एक आ रहा है कार्बन। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि इसमें अलग अलग नंबर मिल रहे हैं। अब यहाँ पास गिनेंगे 1 2, और इधर गिनेंगे 1 2 3, 2 और 3 मिल रहे हैं, तो ये भी हमारा असम्मित कार्बन होगा। और हम इधर देखेंगे कि 1 2 1 2, असल में हमारा असम्मित एल्कीन है ही नहीं, क्योंकि दोनों नंबर समान मिल रहे हैं। तो जिसमें अलग अलग नंबर प्राप्त होंगे कार्ब डबल बॉन्ड से गिनती करने पर, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ असम्मित एल्कीन है। अब हम जानेंगे कि कार्बन पर 4 वैलेंसी होती है और हाइड्रोजन पर 1। कार्बन पर 4 बंध होते हैं और हाइड्रोजन पर 1 बंध होता है। तो हम देखेंगे कि कार्बन श्रृंखला में कार्बन की वैलेंसी 4 होगी तो 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 1 2 3, और एक सिंगल बॉन्ड इधर है। इसका कार्बन का जो वैलेंसी है वो 4 पूरे हो रहा है। इसका गिनेंगे 1 2 3 4, इसमें भी 4 पूरे हो रहे हैं। इसमें गिनेंगे 1 2 3 4, इसमें भी 4 पूरे हो रहे हैं। इसी तरह इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ऐसे पता लगा सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। अब देखते हैं नीचे कि एक असम्मित कार्बन श्रृंखला अर्थात असम्मित एल्कीन होता कैसे है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3, ये हमारा असम्मित एल्कीन है। ऊपर वाला भी हमारा असम्मित एल्कीन है। एक बार फिर से पढ़ लें कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। कार्बन पर 4 बंध पाए गए हैं, सभी में आप लोग देख सकते हैं, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो रही है। सभी हाइड्रोजन जिसमें दिख रहे हैं सबकी वैलेंसी 1 हो रही है। ये हमारा हाइड्रोकार्बन है और ये डबल बॉन्ड लगने से हमारा एल्कीन ग्रुप तैयार हो जाता है। और अब देखेंगे नीचे कि डबल बॉन्ड है और वो भी गिनती करने पर 1 2 3, इधर 3 तक आ रहा है और इधर से गिनेंगे 1 2। हमें पता चल चुका है कि हमारा असम्मित एल्कीन है। अब हम पढ़ेंगे इसकी रिएक्शन को। रिएक्शन पढ़ने से पहले हम एक बार फिर इस नियम को पढ़ लेते हैं, जिससे हमें अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जब किसी असम्मित एल्कीन पर अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, यहाँ पास एक शब्द आ रहा है अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, अभिकर्मक होता है, उसको जब डबल 2 भाग में तोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। जो हमारा निगेटिव होगा वही ऋणात्मक भाग होता है, और कार्बन पर वहाँ जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। हमारा अभिकर्मक है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl जब 2 भागों में टूटता है तो H जो कि पॉजिटिव होता है और क्लोरीन निगेटिव होता है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि कार्बन ऋणात्मक भाग है तो असम्मित एल्कीन पर कार्बन में वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम होगा। अब हम देखते हैं इसकी रिएक्शन। ये हमारा असम्मित एल्कीन है और ये
हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि अभिकर्मक है। अब जब हम इसका डबल भाग में तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव मिला हमें। नेगेटिव भाग वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और ये डबल बॉन्ड है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, और ये इसमें एक हाइड्रोजन है और इसमें दो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की संख्या जहाँ कम होगी वहीं क्लोरीन जुड़ेगा, अर्थात हमारा नेगेटिव पार्ट वहीं जुड़ेगा। तो जहाँ पास एक हाइड्रोजन है वहीं पास क्लोरीन जुड़ेगा, जिससे हमारा ये प्रोडक्ट तैयार हो चुका है, जिसका नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन। ये हमारा आईयूपीएसी नाम है। लेकिन नोट देख लेते हैं, इस नियम में 2 डिग्री वाला क्लोराइड हमें प्राप्त होता है, अर्थात 2 डिग्री मतलब जो क्लोरीन है वो 2 कार्बनों के बीच में लगा हुआ है। एक ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो बीच में लगा हुआ है, जिससे हमें 2 डिग्री वाला क्लोराइड प्राप्त होता है। अब हम सेम इसी तरह पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ। देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ क्या होता है। इसमें मार्कोनिकॉफ लॉ का उल्टा होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम जब किसी असममित एल्कीन पर अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। अभी तक हमने पढ़ा था कि जहाँ पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहाँ पास मार्कोनिकॉफ लॉ अर्थात मार्कोनिकॉफ नियम लगता था, लेकिन इसमें सेम उल्टा हो रहा है। जहाँ पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वहाँ पास एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ लगेगा। तो असममित एल्कीन हमें पता ही है कि CH2 जहाँ पास डबल बॉन्ड लगेगा, और इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 और इधर गिनेंगे तो सिर्फ एक कार्बन आ रहा है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा असममित एल्कीन है। अब हमें पता ही है कि अभिकर्मक HCl जो है वो 2 भागों में टूटता है, एक H+ में और एक नेगेटिव में। Cl नेगेटिव होता है। अब हम एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ जब किसी असममित एल्कीन पर अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग वहाँ जुड़ता है जहाँ पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। असममित एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 असममित एल्कीन है। अभिकर्मक हमारा HCl है जो कि H+ और Cl- में टूट जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी रिएक्शन को। देखिए रिएक्शन में क्या है, जैसे सेम मार्कोनिकॉफ नियम में लगा था रिएक्शन उसी प्रकार सेम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पास चेंजिंग है। वो चेंजिंग है कि यह हमारा एल्कीन है और ये HCl जो कि अभिकर्मक है H+ में और Cl- में ऋणात्मक भाग वहाँ पास जुड़ता है जहाँ पास कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है। मार्कोनिकॉफ लॉ में कम होता था और एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ में ज़्यादा होता है। तो ऋणात्मक भाग जो कि माइनस है ये हमें वहाँ जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है तो इसमें एक हाइड्रोजन है और इसमें 2, तो 2 वाले में जाकर जॉइंट हो जाएगा, जिससे हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। अब ये क्लोरीन एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो 1-क्लोरोब्यूटेन होगा, जो कि एक कार्बन से जुड़ा है। तो इसमें एक नोड और भी है। इस अभिक्रिया में 1 डिग्री क्लोराइड प्राप्त होता है, यानी जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि 1 डिग्री क्लोराइड बनता है। अब हम इसके अंतर को समझ लेंगे, जिससे हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ नियम में क्या होता है, अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। एंटी मार्कोनिकॉफ में अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। इसमें एंटी लगा है तो ज़्यादा हो चुका है, जिससे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं कि इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन रहेगा उसी में ये ना काम करेगा, और इसमें कम लगा है एंटी नहीं लगा है तो थोड़ा सा कम हो गया इसमें शब्द का, जिससे हम पता लगा लेंगे कि इसमें अभिकर्मक के ऋणात्मक भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, 1 डिग्री हैलाइड यानी 1 डिग्री क्लोराइड बनता है, और मार्कोनिकॉफ नियम में 2 डिग्री हाइलाइड या क्लोराइड बनता है। यह हैलोजन समूह है क्लोराइड, इसी क्लोरो, इसीलिए हम इसे हाइलाइड भी कह सकते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ को 2 नामों से और जाना जाता है। पहला है पराक्साइड प्रभाव। अगर पराक्साइड प्रभाव कहीं दिख जाए तो हमें एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ ही लगाना पड़ेगा। और अगर दूसरा नाम इसका खैरस प्रभाव, अगर खैरस प्रभाव भी दिख जाए
तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पास एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ लगाना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जय हिंद, थैंक यू।